वेलकम टू होम साइंटिस्ट। तो जैसे अपनी पूरी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे थे 2018 के दिसंबर के, तो आज उसी के अंदर मैं आप लोगों के लिए उसका पार्ट 8 लेके आई हूँ। तो देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस कैसे हैं। आप लोग ट्राई करना कि आप लोग को सारे क्वेश्चंस आए। ओके देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑलवेज। अब आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कैसा होता है, आपने ये एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जैसे क्यों? क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी पूरा यूनिवर्स रहता है उसके अंदर, मतलब पूरा यूनिवर्स जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक कैसे है कि आपका जो सेंडर है वो पहले मैसेज को एनकोड करेगा। ठीक है, मैसेज को एनकोड करेगा, फिर उसके बाद में आपका जो मैसेज है उसको एक चैनल के थ्रू आपके रिसीवर के पास भेजेगा। ठीक है, फिर रिसीवर जो है उसको डिकोड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और वो वापस से आपके सेंडर के पास उस मैसेज को भेजेगा। ठीक है, तो ये जो है ये एक प्रोसेस होता है वो हमेशा एक सिस्टम में चलता है, एक चेन के अंदर चलता है। जैसे हमारा रिसर्च का प्रोसेस होता है उस तरीके से ही होता है पूरा। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो सिस्टमैटिक होता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि फंक्शनल, यानी जो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक तरीके का फंक्शन रहता है। ठीक है, जिससे कि आप लोग अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो ये सारे आपके जो है ये फंक्शंस होते हैं आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The qualities of a source as per Berlow's model of communication are। अब आपने क्या बताना है, जो बर्लो मॉडल होता है कम्युनिकेशन का, उसके थ्रू आपके जो सोर्स की क्वालिटीज होती है ना वो आपने इसमें से नोट करनी है। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जिसमें हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, तो हम लोग देखते हैं। पहले मैं आपको सिंपल बर्लो मॉडल एक्सप्लेन कर देती हूँ। बर्लो मॉडल जो है ना उसको हम लोग SMCR मॉडल बोलते हैं। SMCR मॉडल यानी सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका सेंडर है वो पहले मैसेज को एनकोड कर रहा है। ठीक है, फिर वो उसको एक चैनल के थ्रू जो है वो रिसीवर के पास में सेंड कर रहा है। ठीक है, तो बर्लो ने ये 4 अपने कंपोनेंट दिए थे अपने कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर। ठीक है, ये जो मॉडल्स होते हैं ना कम्युनिकेशन के, ये कई बार पेपर के अंदर आ जाते हैं। जैसे कई बार बर्लो मॉडल आया है, एक कई बार है ना अपना जो एरिस्टोटल का मॉडल है वो आया है, कई बार सैमन वीवर मॉडल जो है वो भी आया है। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए एक लेसन पूरा प्रिपेयर कर दूंगी जिसके अंदर हम लोग सारे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के मॉडल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जो सोर्स होता है या फिर जो सेंडर होता है उसमें क्या क्या होनी चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई मैसेज आपको आपका जो सेंडर है कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो जितनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन की स्किल्स होगी उतनी ही अच्छे तरीके से वो अपना मैसेज जो है वो अपने रिसीवर्स को पहुंचा पाएगा और उतना ही जो उसके रिसीवर्स है वो उसके मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपके सेंडर की नॉलेज। ऑब्वियस है, अगर आपके सेंडर को किसी पर्टिकुलर चीज की अच्छी नॉलेज है, यानी जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब इमेजिन कि अगर मेरे को पढ़ाने की नॉलेज नहीं होती या फिर मेरे को ये डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स की नॉलेज नहीं होती तो मैं अपने मैसेज को उतने इफेक्टिव तरीके से आपके पास पहुंचा नहीं पाती। ठीक है, तो मेरी नॉलेज जो है वो आप मेरे रिसीवर्स हो तो मेरी जो नॉलेज है वो आप लोगों के ऊपर अफेक्ट करेगी। ठीक है, यानी जितनी अच्छी मेरी नॉलेज होगी उतने ही अच्छे तरीके से मैं अपना मैसेज कंडक्ट कर पाऊंगी और उतनी ही अच्छे तरीके से आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर एटीट्यूड्स, कि मैं किस एटीट्यूड में आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ मेरे मैसेज को। यानी मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ या फिर बहुत अट्रैक्टिव तरीके से कर रही हूँ या फिर बहुत एक नेगेटिव तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको मैसेज समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे जो सही ऑप्शन रहेंगे वो हमारा क्या क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, थर्ड रहेगा और फोर्थ रहेगा। सेकेंड ऑप्शन क्यों नहीं है, पर्सनालिटी। अब मैं आपको मैसेज एक्सप्लेन कर रही हूँ तो अब उसके अंदर आपको मेरे पर्सनालिटी से ये थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि भाई मैं गोरी हूँ या मैं काली हूँ या फिर मैं लंबी हूँ या छोटी हूँ। तो ये जो रहती है ये पॉइंट्स जो रहते हैं वो
पर्सनालिटी के रहते हैं, आपको जो मतलब रहता है वो आपके मैसेज से रहता है और आपको आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज से रहता है कि आपको कितने अच्छे तरीके से वो चीज समझ आ रही है। सामने वाले की पर्सनालिटी से आपको उतना मैटर नहीं करता है कि भाई वो कैसा दिख रहा है, अगर वो सुंदर दिख रहा होगा तो ही वो अच्छा पढ़ाता होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन अ कम्युनिटी कैन बी मोबिलाइज्ड बाय, यानी अब आपने ये बताना है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं कम्युनिटी के अंदर, मोस्टली विलेजेस में ज्यादा होते हैं ये, तो इनको कौन चलाता है, आपने ये एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जिसमें क्या क्या आएगा, ग्राम पंचायत आएगी, बैंक्स आएंगे और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर ये कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि विलेजेस के अंदर मोस्टली बनते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाए जाते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर कुछ पर्टिकुलर जो एनजीओज होते हैं वो लोग वो भी जो है ये इस तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनके अंदर जो आपकी अनएम्प्लॉयड वुमेन्स होती है ना, या फिर जो विलेज वुमेन्स होती हैं जिनको जिनका फाइनेंशियल कंडीशंस उतने अच्छे नहीं रहते हैं या फिर उनको काम करने में काफी इंटरेस्ट होता है, तो उन वुमेन्स को लेके एक ग्रुप बनाया जाता है जिसके अंदर उनको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज करवाई जाती है। जैसे उनको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचिंग सिखाई जाती है या फिर बांधनी सिखाई जाती है, ठीक है, या फिर वो लोग वूल से कोई भी ज्वेलरी बना सकते हैं या फिर कोई भी मटेरियल्स बना सकते हैं या फिर जूट से कुछ भी बना सकते हैं, कॉटन के कुछ भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये जो चीजें रहती है ना, ये सारी चीजें हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप पे उन वुमेन्स को सिखाते हैं और देन उसके बाद में वो लोग काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में उनको सेल करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और खुद के लिए प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक पूरा हार्ट इनके लिए बना रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं अमृता हार्ट, ठीक है। इसके अंदर अमृता हार्ट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट जगहों पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं ना, वो सब आते हैं और अपना अपना जो भी उन्होंने चीजें बनाई है पूरे साल भर के अंदर, वो सारी चीजों को डिस्प्ले करते हैं और साथ साथ में प्रॉफिट अर्न करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अमृता हार्ट, जिसके अंदर सारे के सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं या फिर ग्राम पंचायत ने बनाए या फिर वॉलंटरी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप फॉर एन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम। तो वो क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब हम कोई भी एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोग्राम प्लान कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर फील्ड ट्रिप्स जो प्लान करते हैं हम लोग, वो क्यों प्लान करते हैं, आपने ये बताना है। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें हमारा आता है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, फील्ड ट्रिप्स क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पहला पॉइंट रीड करो, इट स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन द विजिटर्स। ऑब्वियस बात है, जब हम कोई काम को कर रहे होते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग रीड कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर अगर हमको कोई भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर हमें उसमें मिलता है ना, जिसमें हम खुद कुछ कर सकते हैं या फिर कहीं जाके हम खुद उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो जो है वो हमारा इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ा देता है उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। जैसे साइंस में इंटरेस्ट क्यों आता है या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकली जो है वो हमारे प्रैक्टिकल्स को, हमारे एक्सपेरिमेंट्स को करके देख रहे होते हैं, ठीक है। तो जब एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर हम कोई फील्ड के अंदर ट्रिप जाके आते हैं, तो वो हमारे जो इंटरेस्ट है उसको और ज्यादा डेवलप करता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। देन सेकंड आता है, इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम। ऑब्वियस है, जब आप किसी विलेज के अंदर जा रहे हैं या फिर किसी फील्ड ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं, तो आप उस जगह की जब तक जाएंगे नहीं, उस जगह को देखेंगे नहीं, उस जगह को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है वो पता नहीं करेंगे, तब तक आप उस जगह के लिए कोई भी प्लान नहीं बना सकते, ठीक है। इमेजिन करो आप वहां पे बनाना चाहते हो कि भाई फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, आप ये देखना चाहते हो, लेकिन वहां पे तो क्या है, फ्रेश वाटर के एकदम नदी बहती है वहां पे, तो वहां पे फ्लोरोसिस का उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो फिर ये तो आप सही तरीके का प्लानिंग नहीं रहा ना, आप उस जगह पे गलत प्लान कर जाओगे। यानी आपके कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम आप सोच के जा रहे हो वो प्रॉब्लम है ही नहीं, और आप उसके लिए प्लानिंग करोगे तो आपका प्लान किया हुआ जो प्रोग्राम है वो कोई सेंस नहीं रखेगा उस कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हमको फील्ड ट्रिप्स करना जरूरी होता है, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि उस कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है, और फिर उनके लिए हम लोग डिफरेंट प्लानिंग करें और फिर उनके सॉल्यूशंस देखें, ठीक है। फिर हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, द विटनेस फिजिबिलिटी ऑफ रिलेटेड प्रैक्टिस। यानी अब इमेजिन करो आप कम्युनिटी में गए, आपने वहां पे प्रॉब्लम जो थी वो आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। उसके बाद में आपने अपने टीचर और अपने फेलो के साथ बैठ के वहां की पूरी प्लानिंग कर ली कि भाई हम इस तरीके से पूरा काम करेंगे, पूरा प्रोसेस बनाएंगे और ये जो है सॉल्यूशंस हम लोग फाइनली लीड करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा ऐसा प्रोसेस करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक तरीके का आपने सोल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है। लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए आपने कम्युनिटी में जाके उसको चेक तो करना पड़ेगा ना, उसकी फिजिबिलिटी तो देखनी पड़ेगी कि जो प्रोसेस आपने सोचा, जो चीज आपने सोची, वो सारी चीजें वहां पे उस कम्युनिटी में फिजिबल है भी या नहीं, ठीक है। तो ये चीजों को चेक करने के लिए, यानी आपके प्रोग्राम की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए आप लोगों को कम्युनिटी में जाके फील्ड ट्रिप्स करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, रीड करते हैं। लिसनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग कल्चरल फैक्टर्स। अब इसमें से वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी लिसनिंग जिनसे अफेक्ट होती है? तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें क्या क्या आता है, लैंग्वेज, क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। सी, जब आप किसी चीज को सुन रहे होते हैं ना, तो आपको उस पर्सन की, यानी जो भी सेंडर है आपका, उसकी लैंग्वेज काफी मैटर करती है। अब इमेजिन करो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं आपकी जो मैं आपकी सेंडर हूँ और आप मेरे लिसनर्स हो, यानी आप मेरे रिसीवर्स हो। तो अब अगर मान लो मैं ऐसी लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर जाऊं जो आपको समझ ही नहीं आए, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई आपको ऐसा मारवाड़ी में बोलना स्टार्ट कर दूं, या फिर मैं ऐसा कोई फ्रेंच में बोलना स्टार्ट कर दूं जो आपको अंडरस्टैंड ही नहीं होती है, तो वो चीज आपकी, फिर आप उसको लिसन ही नहीं करोगे, ठीक है। तो एक ऐसी लैंग्वेज में बात करना जो कि आपके रिसीवर्स के लिए कंफर्टेबल हो, वो बहुत जरूरी होता है, ताकि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सके, आपकी बात के साथ में रिलेट कर सके और अच्छे से लिसन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर का मतलब है कि वो कितना सही बोल रहा है, यानी जो भी वो मैसेज दे रहा है आपको, वो कितना सही दे रहा है और कितने सही तरीके से दे रहा है, ठीक है। ये जो चीजें आती है वो आपके स्पीकर की क्रेडिबिलिटी के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन वर्बल बिहेवियर। नॉन वर्बल बिहेवियर के अंदर क्या होता है ना, जिसके अंदर आपका बॉडी लैंग्वेज पूरा आता है, आपकी वॉइस की टोन, आपकी पिच, ये वाली जो सारी चीजें रहती है वो आपके नॉन वर्बल बिहेवियर में आती है। अब इमेजिन करो मैं सिंपल एक ही टोन में बोलती रहूं, ये जो है ये ऐसे होता है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक टोन था मेरा, जो कि आप एक, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको ये कितना बोर सा चल रहा है कि सिंपल बस एक ही तरीके से बस बोली चले जा रहे हैं, तो आप उसको चीज को लिसन करना पसंद नहीं करोगे। अब जैसे मैं बोलूं कि अब जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूं, अब उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रेशर डाल के बोलूं, जैसे लिसनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच कल्चरल फैक्टर्स। तो अब इसमें आपको समझ आएगा ना कि मैंने कुछ जगहों पे, कुछ वर्ड्स पे स्पेसिफिक मेरा टोन बदला, मेरा आवाज का पिच बदला, ठीक है। तो ये जो चीजें रहती है ये आपकी लिसनिंग के अंदर बहुत मैटर करती है, जो एक सेंडर को जिन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यही थे हमारे आज के सारे 5 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, मेरे सीरीज आपको अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी सारी सीरीज कैसी लग रही है, और साथ साथ में जो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के जो सीरीज स्टार्ट करी है वो आपको कैसी लग रही है, और आप उसके अंदर नेक्स्ट कौन सा जो थ्योरीज है वो देखना चाहेंगे। ओके, तो बस बने रहिए चैनल के साथ में, ताकि हम लोग हमारे नेट JRF की तैयारी बहुत अच्छे से करें। थैंक यू सो मच।